हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो 18 तारीख और 20 तारीख यानी 18 और 20 फरवरी को जिनका एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, यानी आर्ट्स वाले बच्चों का, साइंस वाले बच्चों का और कॉमर्स वाले बच्चों का, यानी कि 18 तारीख को होगा किसका? साइंस और कॉमर्स वालों का। और 20 तारीख को होने वाला है आर्ट्स के बच्चों का। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और इस वीडियो में मैंने जो एमसीक्यूज करवाया है, 30 एमसीक्यूज करवाया है, और वो बाइलिंगुअली करवाया है। बाइलिंगुअली यानी कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि, चलो आराम से पढ़ते हैं, इत्मीनान से। ठीक है, हाँ बढ़िया से। चले भैया, क्या लिखता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है, और विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ए इकोनॉमिक। ठीक है, देखो देख 2024 और 2022 का सवाल है ये। ध्यान से देखिएगा गौर से। क्या कहता है कि कौन सा केंद्रीय समस्या यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक क्या है? साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, साधनों का कुशलतम उपयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ दिस। तो सर ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी यानी द जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से उत्तर भी देना है। ठीक है, क्या लिखता है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। देखो, इसमें आपका इकोनॉमिक कॉस्ट होना चाहिए था, हमको लगता है मिसप्रिंट होकर के इकोनॉमिक रेंट लिखा गया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका सटीक उत्तर होगा। क्या? आर्थिक लागत यानी, सॉरी, आर्थिक लागत यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट। देखो यहाँ पे हिंदी में तो लागत ही लिखा हुआ है, लागत यानी कॉस्ट होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे तो समझ रहे जो कि मैं बोलने वाला हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यानी कि अवसर लागत का जो दूसरा नाम है, यानी कि वैकल्पिक जो नाम है, वो मेरा क्या है? आर्थिक लागत। डन। तो चलिए, 2020 का सवाल था। 2024 का सवाल, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड क्या? इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर यानी स्मॉल यूनिट, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण यानी इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, या उपयुक्त सभी। तो सर ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी यानी 10 उत्तर सही है। आगे जरा सा बढ़िएगा। क्या लिखता है? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन कहाँ किया जाता है बाबू? कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, कहाँ पे? कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग कहाँ पढ़ते? उपभोक्ता व्यवहार इन माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखता है नेक्स्ट सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है? जैक 2022 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर भूमि है उत्तर, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ के नॉट बोला है हमको। श्रम भी है सर, पूंजी भी है सर, संगठन भी है, और मेरा उद्यमिता भी है। लेकिन मुद्रा जो है वो मेरा क्या? फैक्टर नहीं है, उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो भी वर्ड है मेरा माइक्रोज, या फिर वो जो वर्ड आया है MAKROS मैक्रोज, ठीक है, ये दोनों आया है आपका कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, कहाँ से आया बाबू? ग्रीक वर्ड से। जो माइक्रोज वर्ड है पहला वाला, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मेरा स्मॉल। ठीक है, और ये मैक्रोज जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरा होता है लार्ज। ये तो आप लोगों को पता है। और इनके ये जो दोनों वर्ड लाने वाले का नाम है वो क्या है? प्रोफेसर रैगनर, FRICH फ्रिक्स। ठीक है, प्रोफेसर रैगनर फ्रिक्स। और जो प्रोफेसर रैगनर फ्रिक्स है वो कहाँ के प्रोफेसर थे? वो थे ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके थे। कौन? रैगनर फ्रिक्स, प्रोफेसर रैगनर फ्रिक्स। बताओ, ये आप लोग को पता था कि नहीं पता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर नया चीज सीखे। ठीक है, पता होगा बहुत अच्छा, नहीं पता होगा तो भी अच्छा है, अब सीख जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो और मैक्रो वर्ड्स कौन लाए थे, किनके द्वारा लाया गया था, तो आप लोग सटीक उत्तर टिक कीजिएगा कि आप प्रोफेसर रैगनर फ्रिक्स। किनको किनको पता था, किनको किनको नहीं पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो। तो क्या बताए कि जो माइक्रो है उसका मतलब स्मॉल होता है, जो कि आया कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से। माइक्रो जिसका अर्थ छोटा है, निम्न में से कौन सा शब्द है? आगे बढ़ते हैं जरा। क्या लिखता है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। टैग 2024 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए होगा -PX/PY। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, व्हेन TU बिकम्स मैक्सिमम MU इज। देखो,
कहाँ पे डायग्राम बनाए, यहीं पे बना देते, देखो ध्यान से। ये वाला मेरा वक्र बनता है, ठीक है, और ऐसे करके ये बनता है मेरा टी यू, और ऐसे बनता है मेरा क्या, एम यू। तो ये वाला मेरा मैक्सिमम बिंदु है, यानी अधिकतम बिंदु है, ठीक है। और ये वाला मेरा क्या है, एम यू वक्र है, एम यू, और ये वाला मेरा टी यू है। तो टी यू जब अधिकतम पे रहता है तो एम यू क्या रहता है, शून्य हो जाता है, देखो शून्य हो गया ना। और जहां से टी यू गिरना शुरू हो जाता है, वहां से जो एम यू है वो मेरा क्या, ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है, होता है ना, हो। हाँ, वही समझाना चाह रहे थे, देखो ध्यान से। कहाँ चला गया, हाँ, कि बोलता है कि व्हेन टीयू बिकम्स मैक्सिमम, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, एमयू इज, तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है। तो जब टीयू मैक्सिमम होगा तो एमयू जीरो यानी शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डन। तो उसके बाद गोसन का प्रथम नियम कौन सा है, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन। गोसन का जो प्रथम नियम है वो है मेरा सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो दूसरा नियम यानी सेकेंड लॉ है वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम, यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, डन। तो चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सरकारी निवेश से लाभांश, डिविडेंड फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैक साइंस और कॉमर्स 2023 का सवाल है ये। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, यानी द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी उपयोगिता। आगे जैक कॉमर्स का 2023 का सवाल है, क्या लिखता है, हु प्रोपोज द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, यानी उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो हिक्स एंड एलन ने किया था। और जो तुम्हारा गणनावाचक था, क्या था बाबू, गणनावाचक, यानी कि क्या गणनावाचक, यानी कार्डिनल जो था वो कार्डिनल किया था कौन, मार्शल। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कार्डिनल वो किया था मार्शल, और ऑर्डिनल किया था हिक्स एंड एलन। तो हम लोग से कार्डिनल नहीं पूछा गया, हम लोग से ऑर्डिनल पूछा गया, इसीलिए सही उत्तर मारेंगे हिक्स एंड एलन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब यानी बी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है कि सवाल नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा जरा, कि पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं हैं, ऑन विच एजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड्स। जैक 2024 का सवाल है। बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, यानी देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम लेवल ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहती है, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल। तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहता है, टेक्नोलॉजिकल लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, या ऑल ऑफ दिस। तो सर ऑल ऑफ दिस सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें बोलता है फॉलोइंग फिगर शोज, क्या दिखा रहा है, तो पूर्ण बेलोचदार मांग, क्योंकि जो ईडी है ना, अच्छा सप्लाई है, सॉरी एक सेकंड, जो मेरा ईएस है वो ईएस का मान मेरा शून्य है, जिस अगर ईएस का मान या ईडी का मान शून्य हुआ तो वो पूर्ण बेलोचदार होता है, ठीक है। अगर एस है तो पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, ठीक। तो हाँ, और अगर यही लाइन ऐसे रहता तो क्या होता है, पूर्ण लोचदार पूर्ति, ठीक है। चलिए तो किस पे मारेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, यानी पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। आगे बढ़ते हैं। पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में से किस सूत्रों से ज्ञात की जाती है। द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज, ये वाला होगा, देखो इसको और इसको करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ऐसा आएगा ना, हो। हाँ ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। उसके बाद क्या लिखता है, इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, यानी उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन जो फलन है वो उत्पत्ति के साधनों का फलन है। देखो जैक 2024 का सवाल है ना। तो वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे प्रीवियस ईयर वाला, तो जरा सा भी वीडियो मत मिस करना, और शुरू से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखना। उसके बाद वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड, कब, दीर्घकाल में, लॉन्ग रन में, ठीक है। उसके बाद उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। देखो 2022 का साइंस और कॉमर्स का 2023 में भी आया हुआ है, देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई, अरे भाई साहब क्या सवाल है ये, देखो ध्यान देना जरा सा, हम एक चीज बता क्या आपको, ठीक है, एक चीज बता रहे हैं आपको, ध्यान देना शांति से, ठीक है। देखो ध्यान देना, देखो ध्यान से, क्या लिखता है कि
क्या क्या होते रहता है वही सब। देखो छोड़ो हटाओ, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, पढ़ो पढ़ो। अति अल्प काल में पूर्ति होगी, यानी इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। देखो यहाँ पे पता है एक शब्द जुड़ा है क्या, अति, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, वेरी। ठीक है, अगर ये वेरी नहीं रहता ना बाबू, फिर से बता रहे हैं, अगर ये वेरी नहीं रहता यानी सिर्फ ऐसे लिखा रहता, अल्प काल में पूर्ति होगी यानी इन शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी, तब हम लोग लोचदार यानी इलास्टिक पे टिक मारते और सही उत्तर होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, अति अल्पकाल यानी इन वेरी शॉर्ट पीरियड, तो इसका आंसर उत्तर होगा पता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, क्या होगा बाबू, परफेक्टली इन इलास्टिक। ध्यान देना, पता है ये सब जो सवाल है ना, ये सब सवाल आपको घुमाएगा, आपको परेशान करेगा, इसीलिए दिया जा रहा है, समझे, इसीलिए दिया जा रहा है। अगर हम क्या बोले, अति नहीं होता यानी वेरी नहीं होता, तो जो आंसर होता वो लोचदार होता, लेकिन यहाँ पे वेरी है, इसीलिए पूर्णतः बेलोचदार यानी परफेक्टली इनइलास्टिक है। डन, तो चलिए आगे। इन परफेक्ट कंपटीशन ऑफ फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या होता है, फर्म जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कीमत को निर्धारित करता है और कीमत को ग्रहण भी करता है। ठीक है, बोथ, दोनों। उसके बाद द प्राइस ऑफ ए गुड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिटरमाइंड बाय, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य जो निर्धारित होता है वो मांग एवं पूर्ति के द्वारा, यानी डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, उसके बाद बाजार मूल्य संबंधित होता है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन नंबर ए होगा अति अल्पकालीन मूल्य से, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। उसके बाद बाजार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट, एक क्षेत्र यानी वन एरिया, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर। उसके बाद वस्तु का एक मूल्य, सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और इनमें से सभी, तो सर इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या लिखता है, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, अरे ऑप्शन ही नहीं दी। अच्छा चलो, इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, मोनो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या होगा बाबू, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इंग्लिश वालों के लिए नोट कीजिएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और हिंदी वाले लिखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले लोग के लिए थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना हो। उन लोग का हो जाएगा क्या, एकाधिकारी, एकाधिकारी प्रतियोगिता, है ना, एकाधिकारी क्या, प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ये उत्तर होगा, कि जहां पे कौन सा मार्केट में पूछा गया है कि वस्तु का उत्पादन क्या विविधीकृत होता है। ठीक है, यानी किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से लेबर डिमांड कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, श्रम की मांग किसी उत्पादकता पर निर्भर करती है, डिमांड ऑफ द लेबर डिपेंड्स ऑन इन प्रोडक्टिविटी, श्रम की सीमांत उत्पादकता किसी अधिकतम मजदूरी होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज मैक्सिमम वेज, और उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल है रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लगान का, तो लगान का होता है वास्तविक लगान, है ना, वास्तविक आय, उसके साथ हस्तांतरण आई को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे। विच डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में किस द्वारा स्थापित होता है, तो डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति दोनों के, दोनों होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण के कौन से घटक है, तो साधन कीमत निर्धारण के घटक सभी है। उसके बाद कोई भी सामान का अगर हमको दाम जानना है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर होती है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, किसने कहा, सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, हु सेड दिस। देखो जैक साइंस कॉमर्स 2023 का सवाल है, ये हमारे कौन का है, जेबी से, क्या बोले बाबू, जेबी से। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, चैनल में मेरे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने सारे दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर करना, शेयर नहीं रुकना चाहिए, हर एक बच्चा को ये वीडियो का फायदा होना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और इस नए जो नया वीडियो आएगा आप लोग के सामने, उसमें हम लोग करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम आप लोग का अच्छा जाएगा, और जिन बच्चों का
हिंदी कोर का, सॉरी हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है, वो बच्चे हिंदी इलेक्टिव में भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।